नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भिलवाड़ा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी पिछले यूट्यूब वीडियो में चर्चा की थी मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में, जिसमें प्रथम हमने देखा सबसे पहले वातावरण निश्चयवाद का हमने जिक्र किया और मैंने आपको उसको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया कि मानव पर्यावरण संबंधों की जो विचारधारा आरंभ होती है वह निश्चयवाद से आरंभ होती है और निश्चयवादी विचारधारा मानव भूगोल की एक प्राचीनतम परंपरा या विचारधारा है। जब मानव इतना अधिक विकास नहीं कर पाया था या प्रकृति उस पर अधिक हावी हो रही थी और प्राकृतिक शक्तियों को मानव सहन करता था और उन प्राकृतिक शक्तियों के अधीन होकर ही अपने आचार विचार और अपने कार्यों को संपादित करता था। प्राचीन समय में जब हम चाहे भारतीय दृष्टिकोण के विषय में देखें या ग्रीक और रोमन विद्वानों के विचार देखें या उस समय के तत्काल भूगोल को देखें, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि आज से हम हमारी जो पूर्वज हैं उस समय भी हम देख सकते हैं कि मानव इतनी तरक्की नहीं कर पाया था और प्राकृतिक शक्तियाँ अधिक हावी थी, यानी कि वातावरण का प्रभाव ज़्यादा था और जैसा प्राकृतिक वातावरण था वैसा ही हमें उसके अनुसार अपने आप को समायोजित करना होता था। ये मूल बात थी और प्रकृति का प्रभाव मानव की क्रियाओं पे स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था, आज भी मिलता है। लेकिन तत्कालीन समय में जो युवा विचारधारा जो निश्चयवादी आरंभ होती है उस समय तो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था। तो तत्कालीन समय के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने ये माना कि वास्तव में मानव जो कुछ भी है वह प्रकृति के अधीन रह के ही कार्य करता है। इस चीज़ का आपको मैंने पहले भी जब उस समय भी बताया था कि मानव भूगोल के जन्मदाता स्वयं फ्रेडरिक रेडजेल जो है उनकी परिभाषा आप देखो कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, यानी कि उनकी परिभाषा में भी वातावरण निश्चयवाद का स्पष्ट रूप से आभास होता है। अब मैंने जो आपको वातावरण निश्चयवाद बताया है उससे एक अलग प्रकार का, या उससे हम कहें कि एक विपरीत विचारधारा, एक वाद आया वातावरण निश्चयवाद, एक विचारधारा भूगोल में आई। उसके बाद में कुछ विद्वानों को ऐसा लगने लगा और धीरे धीरे मानव ने कुछ उन्नति भी कर ली। वह जो प्राकृतिक वातावरण था उसमें उसने कुछ बदलाव भी किए अपनी शक्ति बल बुद्धि से। तो वो जो उसने बदलाव किए, यानी उसने प्रकृति के सामंजस्य को या प्रकृति को हो वो स्वीकार नहीं करके उसने अपनी क्षमताओं से जो बदलाव किए, उस प्रकार का एक जो दृष्टिकोण है वह संभववाद है। संभववाद की मूल जो भावना है वह ये है, मैं आपको बताऊं कि प्राकृतिक जो वातावरण होता है उसमें मानव निवास करता है। मानव के सामने प्रकृति अनेक अवसर प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक ज़मीन या मिट्टी है, कोई उपजाऊ मिट्टी है या ज़मीन का एक भूखंड है, उस पे हमारे सामने ऐसे ऑप्शन है कि हम चाहें तो उसमें गेहूँ पैदा कर ले, चाहे तो उसमें सरसों पैदा कर लें, चाहे तो उसमें हम अन्य कोई फसल जैसे कोई मटर हुआ और है तो वो जो सीजनल उस समय की फसलें वो पैदा कर सकते हैं। तो प्रकृति ने हमारे को जो उपजाऊ मिट्टी दी है उसमें हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि हम उसमें भांति भांति की फसलें पैदा कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात कि एक ही जगह पे बहुत सारे अवसर हैं हमारे पास कि हम चाहे तो ये फसल कर ले, हम चाहे तो वो फसल कर ले, हम चाहे तो कोई अन्य फसल कर ले। तो हमारे पास एक भूमि का जो टुकड़ा हो हम अपनी स्वेच्छा से कोई भी फसल उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रकृति के अवसर देने की बात है। प्रकृति हमें अवसर देती है। जैसे एक नदी है, नदी बह रही है
तो हमारे पास अवसर है कि या तो हम प्रकृति की नदी, जैसे नदी जा रही है वैसी जाए, या फिर हमारे पास अवसर है कि हम उस पर डैम बना लें, पानी को जगह जगह निकट बना के रोक लें और उस पानी से सिंचाई भी कर लें, उसमें मछली पालन भी कर लें, उस पर विद्युत उत्पादन का संयंत्र भी स्थापित कर लें। तो प्रकृति ने तो सिर्फ नदी दी, लेकिन मानव ने अपनी बल बुद्धि से क्या कर दिया कि बहुत सारे अवसर उसमें तलाश लिए। यानी प्रकृति ने हमें अवसरों की उपलब्धता भी दी है। जब मानव के पास तकनीकी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, तो जैसे प्रकृति हमें जो चीज़ उपलब्ध करा रही थी वैसे ही हम उसको स्वीकार करते थे। ये वातावरण निश्चयवाद था। और अब हमें जो प्रकृति जैसा उपलब्ध करा रही है, हम अपनी ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के आधार पे मानव अपनी आवश्यकता और तकनीकी के अनुसार उसमें मॉडिफाइड करता है, परिवर्तन करता है और उसमें अवसरों को तलाशता है। अर्थात मूल भावना क्या है कि प्राकृतिक वातावरण में अर्थात प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है, और उन अवसरों में से उन जो अवसर हैं या जो ऑप्शन हैं उनमें से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बेस्ट ऑप्शन का चयन करते हैं। ये बेस्ट का चयन करना, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार छांटना या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको मॉडिफाइड करना, आवश्यकता के अनुसार उसमें तोड़ मरोड़ करके उसको, जैसे कि गर्मी की ऋतु है और उसमें हमें उसकी गर्मी को सहन नहीं कर सकते, तो हमने क्या कर लिया, फैन का आविष्कार कर लिया, तो हमने उसमें बदलाव कर लिया, एसी लगा लिया, शीतकों का हमने प्रयोग कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल, ठंडे प्रदेशों में गर्म प्रदेशों की सब्जियां पैदा नहीं हो सकती, तो हमने उसमें ग्रीन हाउस बना लिए। देखते हो। अच्छा, सामान्य रूप से अभी आप देख रहे हो कि आजकल यहाँ पे काफ़ी अधिक ग्रीन हाउस या पॉलीफॉर्म देखने को मिलती है। जैसे मान लो जिन सब्जियों को तापमान ज़्यादा चाहिए उनको हम सर्दी की ऋतु में भी पैदा कर लेते हैं, उनके ऊपर पॉलीथीन का एक कवर लगाते हैं, तो पॉलीथीन के कवर लगाने से उनके टेम्परेचर बढ़ जाता है जो उनको आवश्यक होता है सब्जियों के लिए। तो एक तरह से ये पॉलीफॉर्म भी जो है ये हमने क्या, संभववाद का ही एक जीता जागता उदाहरण है जो हम आसानी से देख सकते हैं। दूसरा, आप ये जो बनेड़ा है वहाँ से जो आपका बाईपास निकल रहा है वो एक पर्वत से काटते हुए हमने निकाला है। तो पहले ऑप्शन नहीं था हमारे पास, पहले हमारे पास प्रकृति ने जैसा अवसर दिया उसी को हम जी रहे थे कि आपकी जो बस का मार्ग था वो सीधे बनेड़ा कस्बे में होके ही जा रहा था, लेकिन अब वो जो मार्ग था वहाँ आबादी घनी बस गई और हमने पर्वत को काट करके सीधा एक बाईपास निकाल दिया। तो ये हमने प्रकृति ने जो हमें बाधा दी थी, हमने अपनी तकनीकी बुद्धि और हमारी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया और पर्वत को मशीनरी तकनीकी के द्वारा काट के उसमें रास्ता बना दिया। तो हमने प्रकृति के द्वारा दिए हुए अवसरों में क्या कर दिया, अवसर तलाश लिया उसमें। यह अवसरों का तलाशना ही संभववाद है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो दृष्टांत मैंने आपको दिए हैं उससे आपको संभववाद कुछ समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। कुल मिला के संभववाद सरल से सरल शब्दों में और मैं आपको बताऊं कि प्रकृति ने जैसा हमें दिया है, मानव उसमें जो परिवर्तन कर देता है वह संभववाद है। यानी कि जो पहले की निश्चयवादी विचारधारा थी उसमें बदलाव है, निश्चयवाद में बदलाव है। निश्चयवाद के ठीक विपरीत तरह की एक विचारधारा है। अब हम देखते हैं इसके मुख्य बिंदु जो हैं। मानव भूगोल के अध्ययन और विकास में फ्रांसीसी विद्वानों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली। जैसे ही मानव भूगोल का नाम आता है तो फ्रांसीसी विद्वानों का जिक्र उसमें निश्चित रूप से आता है, जर्मन विद्वानों का जिक्र भी उसमें आता है, और यहाँ तक कि मानव भूगोल के जन्मदाता स्वयं जर्मन विद्वान थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वह निश्चयवादी विचारधारा या वातावरण निश्चयवाद के पक्षधर ज़्यादातर वो लोग थे। अब हम जिक्र कर रहे हैं संभववादी विचारधारा की, तो संभववादी विचारधारा को जीवंत करने में, उसको आगे बढ़ाने में फ्रांसीसियों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने मानव भूगोल के अनावश्यक उपभाग और बहुत से संदेहास्पद उपखंड किए बिना ही मानव भूगोल को एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने का जो सराहनीय प्रयास किया है,
उसके लिए वे जाने जाते हैं। जर्मन भूगोलवेताओं की प्रारंभिक शिक्षा अधिकतर प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी और यही कारण है कि अधिकतर जर्मन विद्वान जो हैं ये वातावरण निश्चयवाद की ओर उनका ज़्यादा झुकाव है। वे प्राकृतिक तथ्यों में भूगोल को देखने का प्रयास करते थे और उन्हीं के माध्यम से उसको सिद्ध करने का प्रयास करते थे, जैसा कि स्वयं भूगोल के जनक रेडजेल ने भी अपनी परिभाषा की शुरुआत जो की है वो यही की है कि मानव भूगोल के दृष्टि से सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। तो ये उनकी इस प्राकृतिक वातावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण थी और प्राकृतिक विज्ञानों के प्रति रुचि का ही परिणाम था। परंतु फ्रांसीसी भूगोल शास्त्रियों ने हमेशा मानव छांट या चॉइस को अधिक बल दिया है और उनके विचारों के अनुसार भूतल पर जो विभिन्न प्रकार की मानव क्रियाएं देखी जाती हैं, इसका कारण यह है कि फ्रांसीसी भूगोल शास्त्रियों की रुचि थी वे इतिहास विषय में ज़्यादा थी और इसलिए इतिहास में होने के कारण से उन्होंने मानव की चॉइस को ज़्यादा प्रधानता दी है। वे प्राकृतिक शक्तियों के चौकठे में मानवीय सूझ और गति का परिणाम थे। इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक वातावरण मनुष्य की महत्वाकांक्षा की सीमा निश्चित तो करते हैं, परंतु वे इन सीमाओं की अपेक्षा मानव क्रिया के क्षेत्र पर अधिक बल देते हैं। फेब्रे, संभववाद का नाम आए और फेब्रे का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि संभववाद के जनक है। संभववाद जो शब्द है ये इन्हीं लुसियन फेब्रे ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया। लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द के जनक ये कहे जाते हैं और 1925 में इन्होंने इस प्रकार की जो विचारधारा थी, यानी कि मानव प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें से अपनी छांट के अनुसार अवसर तलाश लेता है। अवसरों को तलाश लेना या प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुसार कुछ मॉडिफाइड या बदलाव कर देना एक ही बात है, ध्यान रखना मित्रों। अवसरों को तलाश लेना, अवसरों को तलाशना मानव की तकनीकी बल, बुद्धि और उसकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है। अवसरों को तलाशना या उसमें बदलाव कर देना बात एक ही है। तो ये फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया था। संभववाद का विकास करने वाले प्रमुख विद्वान फ्रांसीसी विद्वान जो हैं वे ब्लास हैं और ये भी मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त या ब्लास के अतिरिक्त भी श्रीमान जेन ब्रोंज, डिमांजिनिया, ब्लैंचार्ड आदि भी कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपने समय में संभववाद पे काफ़ी अधिक प्रकाश डाला है। अमेरिकन भूगोलवेता आइसा बॉमैन ये भी संभववाद के पक्षधर रहे हैं। इनके अलावा कार्ल और ट्विन सावर ये भी अमेरिकन विद्वान थे और इन्होंने भी संभववाद का समर्थन किया है। तो चंद विद्वानों का जिनका मैंने जिक्र किया है वे संभववाद के प्रमुख समर्थक विद्वानों में से माने जाते हैं। और संभववाद जो शब्द फेब्रे ने दिया उसके बाद में इस विचारधारा का जो मूल रूप से ये प्रस्फुटित हुई थी ये फ्रांस से हुई और उसके बाद में कुछ अमेरिकन विद्वान जैसे बॉमैन और सावर ने इसको काफ़ी अधिक जीवंतता प्रदान की और इस विचार को आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी अधिक योगदान रहा है। अब हम ब्लास के विषय में चर्चा करेंगे। विडाल डी ला ब्लास प्रमुख मानव भूगोलवेता हैं और इस मानव भूगोलवेता की जो प्रमुख योगदान है वह संभववादी विचारधारा के संदर्भ में प्रमुख रूप से इनका योगदान है। फ्रांसीसी विद्वान थे जिनको मानव भूगोल में संभववाद का जन्मदाता माना जाता है। 1899 में ये फेरिस विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। उन्होंने वहाँ लगभग 20 वर्षों तक भूगोल का अध्यापन कार्य करवाया है। ब्लास का सबसे विख्यात ग्रंथ जियोग्राफी यूनिवर्सल जो विश्व भूगोल इनकी पुस्तक थी जिसमें समस्त संसार का प्रादेशिक भूगोल इन्होंने लिखा है। एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि इन्होंने रीजनल जो पार्ट था भूगोल का प्रादेशिक अध्ययन पद्धति पर विशेष रूप से इन्होंने जोर दिया है। उन्होंने क्षेत्र अध्ययन को प्रोत्साहन दिया तथा अवलोकन किए हुए तथ्यों और खोजों को अपनी पत्रिका जो इनके द्वारा प्रकाशित होती थी फ्रांस में एनास द ज्योग्राफिक में प्रकाशित कराया था।
उन्होंने भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए 6 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अर्थात भूगोल को प्राकृतिक और मानव विज्ञान दोनों ही श्रेणियों में इन्होंने माना है और उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ 6 बातों पे विशेष रूप से बल दिया है, जो इन के 6 सिद्धांतों के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इनके 6 सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं कि जो जर्मन विद्वान थे उन्होंने सिस्टमेटिक पे थोड़ा सा अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान दिया था, प्राकृतिक परिवेश पे ज़्यादा ध्यान दिया था। फ्रांसीसी विद्वान जो थे उन्होंने प्राकृतिक परिवेश की जगह मानव विशेष पे या मानव की बल बुद्धि पे विशेष रूप से फोकस किया था, संभववादी विचारधारा पे किया था और रीजनल पे ज़्यादा जोर दिया था। तो दोनों में एक तरह से डिफरेंट हमें देखने को यहाँ मिल रहा है कि जर्मन और फ्रांसीसी जो थे उनकी विचारधाराओं में कुछ अंतर हैं। ब्लास के जो 6 बिंदु हैं उनका हम एक एक करके जिक्र करते हैं। पार्थिव दृश्यों की एकता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विडाल डी ला ब्लास ने संपूर्ण भूगोल को एकता के सूत्र में देखने का प्रयास किया है। इन्होंने जो मानव भूगोल है उसमें प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों को एकाकी रूप में देखा, न कि अलग अलग रूप में। पार्थिव दृश्यों की एकता, जिसका अभिप्राय यह था कि भौतिक कारक एक दूसरे पे आधारित होते हैं और संबंधित होते हैं, यानी प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर पे इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है, उस पर विशेष रूप से इनका फोकस रहा है। दूसरा इनका जो मान्यता थी वो थी कि दृश्यों में परिवर्तनशीलता, यानी प्राकृतिक फेनोमेना और घटनाक्रम हैं, इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब वो प्राकृतिक फेनोमेना जलवायु से संबंधित हो या और भी कोई कारक हो, लगातार उसमें चेंजेस होता है। भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर होने वाले सभी दृश्यों से होता है। भूतल पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वे प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, उन दोनों का सम्मिलित रूप ही भूगोल से संबंधित होता है। वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों में भेदों को समझना आवश्यक, कि वातावरण की जो शक्तियां हैं उनको जानना हमें आवश्यक है भूगोल को समझने के लिए। दृश्यों का वर्गीकरण करने और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जा सकता है। मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तनों को पहचानना भी आवश्यक है। ये 6 तथ्य थे जिन्होंने भूगोल में विशेष रूप से, मानव भूगोल में इन्होंने विशेष रूप से उपयोगी माना दृष्टिकोण के लिए। ब्लास ने मानव भूगोल संबंधी सिद्धांतों का प्रकाशन उनके जीते जी नहीं हो सका और उनकी मृत्यु के बाद में सन 1923 में उनकी पुस्तक, कई जगह ये 1922 भी मिलता है, प्रकाशन जो था उनका प्रिंसिपल द ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन में हुआ। इसमें भी ब्लास ने भौगोलिक एकता, वातावरण के महत्व तथा वातावरण पर मानव के क्रियाओं का विश्लेषण किया है। इस पुस्तक के प्रथम भाग में संसार की जनसंख्या के वितरण, ये जो उनकी मृत्यु के उपरांत प्रिंसिपल द ज्योग्राफिक ह्यूमन, जो मानव भूगोल के सिद्धांत जो हैं, ये जो प्रकाशित हुई थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है ब्लास की पुस्तक। और इसमें उन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों का विस्तार से जिक्र किया है। और इसके प्रथम खंड में उसने जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के घनत्व और प्रवास, मानव जनसंख्या का प्रवास का वर्णन स्पष्ट रूप से किया है उसके पहले भाग में। दूसरे भाग में मानव द्वारा वातावरण के विकास की गतिविधियों, यानी मानव ने अपने वातावरण से जो समायोजन किया है, जो उसमें अवसर तलाशे हैं, जो उसमें मॉडिफाइड किया है, उसको उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है। मानव द्वारा वातावरण के विकास की विधियों और मानवीय संस्कृतियों का विश्लेषण उन्होंने किया इसमें। और तीसरे भाग में मानव के परिवहन और संचार का वर्णन उन्होंने किया। 3 भाग हैं इसके प्रमुख रूप से, जिसमें पहले में उन्होंने जनसंख्या वितरण घनत्व पे जोर दिया, दूसरा वातावरण समायोजन पे विशेष रूप से जोर दिया और तीसरे में उन्होंने परिवहन और संचार के वर्णन पे विशेष रूप से उन्होंने जोर दिया है। ब्लास ने भौगोलिक एकता, ज्योग्राफिकल यूनिटी के सिद्धांत के अलावा इस बात पर भी विशेष बल दिया है कि मानव एक ऐसा भौगोलिक कारक है जो कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों ही हैं, यानी कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है। यानी कुल मिला के आप इसको सरल शब्दों में यूँ समझो कि मानव जो ज्योग्राफिकल एजेंट, जो भौगोलिक कारक है मानव स्वयं, वह स्वयं अपने लिए ही कर रहा है और कर्ता स्वयं ही है।
यानी सृष्टि की जो रचना है वह स्वयं मानव के लिए ही। अगर मानव नहीं होता तो इसको अध्ययन करने वाला कोई होता क्या? संभव ही नहीं है। अगर मानव को हटा दिया जाए इस पृथ्वी के तल से तो उसके अलावा सारे जो बच गए वे मानव स्वयं एक प्राकृतिक घटक है, लेकिन इस प्राकृतिक घटक को अलग अलग कर दिया जाए तो इस ज्ञान की शाखा का अध्ययन करने वाला, इन चीज़ों का अध्ययन करने वाला, इसकी उपयोगिता सब कुछ समाप्त हो जाती है इसको हटाने पे। यानी हमारे बिना, मानव की कल्पना के बिना इनका कोई औचित्य नहीं है, और बिना इसके कि मानव को एक तरफ कर दिया जाए और संपूर्ण प्राकृतिक जगत को एक तरफ कर दिया जाए तो बिना प्राकृतिक जगत के मानव का फिर कोई अस्तित्व नहीं है। यानी मानव संभव ही नहीं है कि वह जी सके, रह सके। कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? तो दोनों पारस्परिक रूप से एक ही चीज़ हैं, जुड़े हुए हैं, और इनको अलग करना संभव नहीं है। यानी कर्ता भी यही और कर्म भी यही। इस बात का जो महत्व है ये मैंने आपको बताया है। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के तत्वों में परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए मानव समाज ने अपनी प्रिय फसलों को अपनाया और उगाया है, उसके उद्गम क्षेत्रों का बहुत सा विस्तार किया और विभिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उसकी अनेक नस्लें विकसित किए। मनुष्य की सहायता के बिना कृषि की फसलें अपने प्राकृतिक शत्रु पौधों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती थी और उनका विस्तार इतना नहीं हो सकता था। इस प्रकार ब्लास ने मानव की छांट और क्रिया को महत्व दिया है। फिर वही बात आती है, मानव ने अपनी जो छांट थी, चॉइस क्या था? प्राकृतिक वातावरण में अपनी बल बुद्धि और तकनीकी के द्वारा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो बदलाव किया गया वह उसकी चॉइस थी, और यही संभववाद का मूल सार था। अब हम जीन ब्रोंज और अन्य भूगोलवेताओं का जिक्र करेंगे जो कि इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में संभव नहीं है। अगले भाग जो 2 आएगा उसमें हम उसका जिक्र करेंगे।